नमस्कार, शंकराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। जी हां, मामला जज्बात का ही है, लेकिन जज्बात सियासत में इस कदर हावी है कि कई बार बात जान पर बनाती है। वरना ये ख्याल ही बेहद खौफनाक है कि किसी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार के फेंक दिया जाए क्योंकि उसने किसी दल का झंडा उठाया, किसी दल का नारा लगाया, किसी दल की जीत का जश्न मनाया। सुनने में तकलीफदेह है, मगर यही सच है। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के 26 साल के नौजवान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। जिन गलियों में 20 मार्च के पहले बीजेपी की जीत की खुशी थी, उन गलियों में मौत का सन्नाटा है। कुछ चीख पुकार है और सहमे हुए से बीजेपी के झंडे हैं, क्योंकि इंसानियत के मुंह पर गुंडागर्दी ने मुक्का मारा है। रौंदा गया है कानून इन्हीं गलियों में। कुशीनगर के रामकोला थाने के कटघरई गांव की गलियों से गुजरता हुआ ये जनाजा बाबर नाम के शख्स का है। बाबर की गलती सिर्फ इतनी थी कि मुस्लिम होकर उसने बीजेपी का झंडा उठाया था, बीजेपी को परिवार के साथ वोट दिया था और बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी। मगर बाबर की ये खुशी उसके पट्टीदारों को पसंद नहीं आई। भाजपा को वोट दे दानी वो भी बाबा के तो हमरा साथे गद्दारी कइले बालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देबे का साइकिल वोट नहीं की जाता तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गटैया झट के डांगी से गलासी से ईटा से हथौड़ी से मारल पड़े। सोचिए कितना दर्दनाक था कि एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया, पीट कर उसे छत तक ले जाया गया और फिर छत से फेंक दिया गया। ये जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये है वो क्राइम सीन जहां पर बाबर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई लाठियों से। ये वो जगह है जहां पर बाबर को मारा गया। बाबर को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, अब मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बीच में आप घर देख रहे हैं, ये बाबर का है जो आज इस दुनिया में नहीं है। इसके ठीक बगल में आप एक घर देख रहे हैं और अगर इस तरफ आएंगे तो आप एक और घर देखेंगे। बाबर के घर के बगल के जो 2 घर हैं, इन्हीं दोनों का इसमें हाथ पुलिस के द्वारा बताया गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उसी के पाटीदार हैं, कहने को पड़ोसी पर एक तरह से परिवार के मेंबर हैं। पुलिस को 10 मार्च को जब ये घटना हुई तो पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस ने सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से शायद ये अंजाम हुआ। ये हैवानियत बाबर की बीवी और उसके बच्चों के सामने हुई। ये लोग कहे लोग की साइकिल को वोट दो, वो कहे हम साइकिल के नाते हम बीजेपी के जैसे राशन पानी में बीजेपी के खाते हम उन्हीं को वोट देवे, उन्हीं प्रचार करो। लोग तो ये लोग कह रहे धमकी देले रहे कि तना अगर हमनी के वो साइकिल को वोट नहीं देबो तो ताकि मार दिल जाइए, 10 लाख लगा दिल जाइए। विनोद प्रधान धमकी दिले ने। तो जैसी धमकी थी वैसे ही मार दिया बाबर को। मार दिया लो का करी गई छड़ा दू ईटा में को मार दिया लो ऐसा न टई पटक दिया लो ना तो भाग गई नहीं तो मने मुखू ही के बाद मार लिया लो तो छोड़ लो तो बबुआ के मार ले जीवा मार के छोड़ लो तो भाग गए कोठा पे भाग जाए अगले बगल कहीं बस ऊपर चढ़ के छत पर से 2-3 जन मिल के ढकेल दिया लो, फेंक दिया लो, मर गए ना बाबू हमारा। उस मंजर को याद करके रूह कांप जाती है। ये वो छत है जहां पर कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उस गांव से जहां ये दर्दनाक घटना हुई। मैं आगे आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्हीं सीढ़ियों से भागता हुआ बाबर उस दिन ऊपर आया था, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, अपनी पत्नी, अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, और उनके सामने ही लोग उसे डंडों से मार रहे थे। उसी के समुदाय के लोग उसे डंडों से मार रहे थे, लाठियों से मार रहे थे। और जब बाबर छत के इस तरफ आ पहुंचा, तब जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, तब जिन्होंने उस पर अटैक किया उसको धक्का दिया गया और बाबर इसी छत से नीचे आ गिरा। और जहां उसको इतनी ज्यादा चोटें लगी कि जहां से उसका बच पाना शायद मुश्किल था। जिला अस्पताल में इलाज हुआ, गोरखपुर गया। 10 दिन तक बाबर का इलाज लखनऊ में चला और आखिरकार बाबर ने दम तोड़ दिया। अब बाबर की मौत पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है जांच होगी।
पूरी सहानुभूति हमारी उस परिवार के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है और एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और किसी ने समर्थन किया है और सरकार बनी है और किसी ने इस भावना के तहत कार्रवाई की है, तो इसलिए ये मानकर चलें कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल समाजवादी पार्टी की ओर उठ रहे हैं, लिहाजा वो अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग है, पहले भी किया है। अब अगर वो उनकी मिठाई भी बांट रहा था तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों हुआ? पर वो तो कह रहे कि समाजवादी पार्टी ने कर दिया ये। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रहे कि समाजवादी पार्टी को उनके फेवर में उनको बचाने की कोशिश करेंगे। और अखिलेश तो बहरहाल इस सिलसिले में बहरहाल जो मदद हो सकती है कानूनी वो करेंगे। मगर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर हत्याएं हुई हैं, कई जगहों पर एमएलसी के चुनाव में पर्चे छीने गए हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस हताश और लाचार सी लग रही है। नई सरकार को चाहिए कि घटनाओं पर कठोरता से कार्रवाई करे, चाहे वो घटना किसी की खुशी को मनाने को लेकर हत्या करने की बताई गई हो या किसी एमएलसी के पर्चा छीनने की बताई गई हो। सियासत अपनी जगह है, मगर बाबर की हत्या ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बंगाल में राजनीतिक हत्याएं लगातार हो रही हैं, क्या उसी तर्ज पर यूपी भी जा रहा है, जहां किसी को सिर्फ इसलिए मार के फेंक दिया जाए कि उसने किसी पार्टी का झंडा उठाया, उसकी जीत का जश्न मनाया। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ समर श्रीवास्तव, कुशीनगर, आज तक। एक जज्बात ये भी है, डर सबको लगता है और डर का असर ऐसा होता है कि बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छूट जाते हैं, सांसें हलक में अटक जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुख्तार अंसारी के साथ। पेशी के लिए बांदा से लखनऊ जाते वक्त ट्रैफिक में मुख्तार की एम्बुलेंस अटकी तो मुख्तार के परिवार की सांसें भी अटक गई। थोड़ी देर बाद लखनऊ के लिए एम्बुलेंस तो बढ़ रही थी, मगर मुख्तार का दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। यूपी पुलिस की गाड़ी जरा खराब क्या हुई, बाहुबली का दिल धक से धड़क गया। रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूब गया मुख्तार। गाड़ी बांदा और लखनऊ के बीच खराब हुई थी, मगर सांसें ऊपर नीचे होने लगी गाजीपुर तक। या अल्लाह, क्या होने वाला था। एम्बुलेंस जरा जाम में क्या फंसी, ऐसा लगा मुख्तार के हलक में सांसें अटक गई। बांदा से लेकर लखनऊ तक बाहुबली का दिल यूं ही घबराता रहा। गाड़ी तो बढ़ रही थी, मगर दिल बैठा जा रहा था। कोर्ट की पेशी वाले सफर में परिवार अनहोनी की आशंका जताता है। डर और दहशत का यह हाल उस शख्स का है जिसे लोग मुख्तार अंसारी के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल में बाहुबली के नाम से यह पहचाना जाता है, लेकिन योगी राज में ऐसे स्वयंभू बाहुबलियों पर कानून का शिकंजा कसा है कि पुलिस के पहरे की पेशी में भी दिल घबराता है। परिवार वालों को जान का खतरा सताता है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अभी देर रात बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की तैयारी हो रही है। साजिश के तहत मेडिकल कैंसिल करवाकर और फिर आधी रात को बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की एक कथित तैयारी बड़ी अनहोनी की आशंका पैदा कर रही है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लखनऊ की अदालत में पेशी के लिए लाया गया। बांदा की जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर जैसे ही यूपी पुलिस का काफिला बढ़ा, पूरा का पूरा अंसारी परिवार टेंशन में आ गया। मुख्तार अंसारी के साथ जो डॉक्टर हैं और एक फार्मासिस्ट की टीम है वो मौजूद है और इसके साथ ही बांदा पुलिस की टीम भी मौजूद है। बाकायदा मुख्तार अंसारी ने इस बात के लिए कंप्लेंट की थी कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश करने के लिए कहा था। बता दें कि अगस्त 2020 में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी लेखपाल की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में। उसी केस में मुख्तार अंसारी के साथ उसके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी भी नामजद थे। आज मुख्तार अंसारी की उसी शत्रु संपत्ति कब्जाने के
मामले में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को लखनऊ ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये मामला लखनऊ के जियामऊ इलाके का है। यहाँ मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज बनवाने और शत्रु संपत्ति हड़पने का आरोप है। बांदा जेल से लखनऊ कोर्ट लाए गए मुख्तार अंसारी की पेशी खत्म हो चुकी है और अब ये गाड़ी मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला जा रहा है। कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर निकाला जा रहा है। तमाम अफसर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है और यही वो एम्बुलेंस है जिसमें यूपी 32 EG 0145 इसी में बैठा करके मुख्तार अंसारी को अब ले जाया जा रहा है बांदा वापस। यहाँ पर आज मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, यहाँ पे कोर्ट में पेशी थी और मुख्तार अंसारी को अब वापस यहाँ से पेशी के बाद ले जाया जा रहा है। ये भारी सुरक्षा के बीच में ये पुलिस की गाड़ियां निकली हैं, लखनऊ पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, साथ में पीछे दूसरी गाड़ी भी है, उसको भी निकाला जा रहा है। ये पूरी गाड़ियां वहां बांदा से यहाँ तक साथ में आई थी। कोर्ट अब 8 अप्रैल को इस केस की सुनवाई करेगा। फिर से बांदा जेल से मुख्तार को लखनऊ लाया जाएगा। हर बार परिवार को अनहोनी की आशंका सताएगी, कानून व्यवस्था के राज में तबीयत घबराएगी। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जज्बात हमेशा खौफनाक नहीं होते, न भावनाओं का भूचाल हमेशा तकलीफदेह होता है। कई बार जज्बात बेहतर तस्वीर पेश करते हैं। एक अच्छी तस्वीर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर से आई। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में विधायकों की शपथ थी। इस शपथ समारोह में चुने हुए पक्ष विपक्ष के विधायकों का जमावड़ा लगा था। इसी जमावड़े के बीच दिखे अखिलेश और योगी के जज्बात। कुछ वक्त के लिए भूल जाइए सियासत के वार पलटवार, हमले और तीखे तकरार। बस इन तस्वीरों को देखिए और लगाइए लोकतंत्र की जयकार, क्योंकि योगी अखिलेश की इन तस्वीरों में ही लोकतंत्र का सार है। सत्ता पक्ष का हाथ है, विपक्ष का साथ है और दोनों का एजेंडा प्रदेश का विकास है। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद की शपथ ली तो सदन में जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता के जयकारे लगे। शपथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का अभिवादन किया, अपनापन दिखाते हुए कंधे पर हाथ रख दिया। अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाया। विधानसभा के अंदर सभी विधायकों का अभिवादन किया। कुर्सी तक जाकर केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाया। अखिलेश यादव की शपथ के बाद भी सदन में नारे गूंजे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जय समाजवाद का नारा लगाया। विधानसभा में दिखी ऐसी गर्मजोशी की खूब चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष की तारीफ की। ये बहुत अच्छा है, ये तो स्वस्थ परंपरा है। हम सब मिलकर के पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए सभी हम सब संकल्पित हैं और सब मिलजुल करके काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश के विकास में और सहायक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में ऐसे ही माहौल का विश्वास जताया, परंपरा के पालन का भरोसा दिया। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उधर विधायकों की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भविष्य का इरादा जता दिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना एजेंडा बता दिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। मैं विधानसभा में रहा हूं
केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। यूपी में विधायकों की शपथ के साथ योगी सरकार पार्ट 2 की औपचारिक शुरुआत हो गई है और नई शुरुआत में योगी अखिलेश की इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लखनऊ में शिल्पी सेन के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अब जैसे ये जरूरी नहीं कि हर जज्बात खतरनाक हो, वैसे ये भी जरूरी नहीं कि हर विधानसभा से ऐसी ही बेहतर तस्वीरें सामने आए। तो बंगाल की विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें शोर शराबा है, धक्का मुक्की है, हाथापाई है, बहुत सारा विवाद है और ढेर सारी लड़ाई है। तस्वीरें देखिए और बंगाल के विधायकों का व्यवहार खुद तय कर लीजिए। শুভেন্দু অধিকারী নিজে আমাকে ঘুষি মেরেছে। उधर जो विधायक था रूलिंग पार्टी का, वो लोग हम विरोधी लोग को गाँव का हाथ चलाए। ये किसी सिनेमा का सीन नहीं, बल्कि बंगाल विधानसभा की तस्वीर है, जहां जनता के चुने प्रतिनिधि आते हैं, जनता की नुमाइंदगी पर माननीय कहलाते हैं। लेकिन सदन में माननीयों का ऐसा रूप शर्मनाक है। विधायकों के बीच ये मारपीट, ये हाथापाई, ये लड़ाई है, क्योंकि वीरभूम हिंसा की आंच अब बंगाल विधानसभा तक आई। अभी वीरभूम हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई और न जांच किसी नतीजे पर पहुंची है, लेकिन बंगाल विधानसभा से हिंसा की खबरें आ गईं। टीएमसी और बीजेपी विधायकों में जमकर मारपीट हुई। हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में, आपस मारपीट में जैसे महल बनाया अंदर में, बाहर का जो महल है, गांव का जो महल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। बंगाल विधानसभा के अंदर मारपीट का वीडियो जारी होते ही बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगदड़। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वो सदन के पटल पर रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? हुआ ये कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान टीएमसी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि धक्का मुक्की होते हुए मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें असित मजूमदार घायल हो गए। बंगाल विधानसभा में मारपीट के इस एपिसोड के बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट की ये गूंज जब ध्वनि की रफ्तार से दिल्ली पहुंची तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया और ममता सरकार को जमकर कोसा। ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी किया था, विधानसभा में खुद किया था, भांगचूर किया था। अभी वो हमारे बीजेपी विधायक को, अपोजिशन वाले के ऊपर हाथ उठा रहा है। खुद स्पीकर भी बोल रहे कि बीजेपी विधायक को मारो पीटो। देखिए, वहाँ वीरभूम की समस्या उठाने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर लोकसभा विधानसभा के अंदर जिस तरह से स्पीकर का भूमिका होना चाहिए वो न होते हुए उन्होंने सीधे तृणमूल के विधायकों को ललकारा और बीजेपी के विधायकों पर हमला करवाया। मार्शल के नाम पर पुलिस को लाया गया है। हालांकि इस पूरे वाकये के लिए टीएमसी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के रामपुर हाट में 22 मार्च को 8 लोगों को जला दिया गया था, जिसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वीरभूम हिंसा की जांच जारी है, लेकिन इस जांच के बीच पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत और भी ज्यादा भारी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
योगी सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अगले 5 साल में इस टारगेट तक पहुंचने के लिए यूपी की इकोनॉमी का आकार 4 गुना बढ़ाना होगा, जबकि बीते 8 साल में यह महज 2 गुनी हो पाई है। ऐसे में 2027 तक का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को कुछ अलग हटकर करने की जरूरत है। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के साथ ही सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी सरकार ने 15 मार्च को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया। इसके जरिए देश भर के कारोबारियों को यूपी में निवेश करने का न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेंटर्स की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ई ऑफिस व्यवस्था, सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने, खाली पड़े पदों को भरने के भी सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। दरअसल 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था 9.4 लाख करोड़ की थी, जो 2022 तक 8 साल में दोगुनी बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गई है। 2027 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। यानी अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है, जो पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए बेहद मुश्किल नजर आता है। हालांकि बीते 8 साल में 2 बरस कोरोना की चुनौती भी भारी पड़ी है। अपनी पहली पारी के दौरान सीएम योगी ने राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश लाने की काफी कोशिश की है। इनके असर से यूपी में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी भी हुई है। 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए था, जो 2018-19 में घटकर 234 करोड़ पर आ गया था। 2019-21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और विदेशी निवेश 5,758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में अब जेवर एयरपोर्ट, गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के जरिए प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिशों में सरकार जुटने वाली है। जानकारों का भी मानना है कि पश्चिमी यूपी में इंफ्रा और रियल एस्टेट को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए जा सकते हैं। देश की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर का 7 से 8% योगदान है। कृषि क्षेत्र के अलावा यह सेक्टर अब प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। यह सेक्टर पिछले 2 वर्षों से आर्थिक मंदी, कोरोना काल व अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को इस सेक्टर को उबारने के लिए कुछ घोषणाएं करनी होंगी, कुछ प्रयास करने होंगे, जिससे यह सेक्टर दोबारा पटरी पे आ सके और ये देश की जीडीपी में 13 से 14% योगदान दे सके एवं उत्तर प्रदेश आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बने। अगर यूपी ये लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होता है तो फिर देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह में इसका काफी बड़ा योगदान हो सकता है। आज तक ब्यूरो।